हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे टाइट्रेशंस के बारे में। पिछली बार मैंने आपको बात की थी बैक टाइट्रेशन की। आज हम बात करने वाले हैं आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। बेसिकली ये दोनों के दोनों रेडॉक्स टाइट्रेशंस का पार्ट हैं, जिनमें एक केमिकल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा केमिकल रिड्यूस होता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस की। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस को डायरेक्ट टाइट्रेशन या डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, यानी कि रिड्यूस होता है, और कोई दूसरा केमिकल ऑक्सीडाइज होता है, जिसमें आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और दूसरा केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि I2 का वाटर में सॉल्यूशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है और दूसरा वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इसलिए हम इसमें KI सॉल्यूशन को मिलाकर KI3 पोटेशियम ट्राई आयोडाइड बनाते हैं, जो कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। रिएक्शन वही की वही है, I2 कन्वर्ट हो जाएगा I नेगेटिव में। मान लीजिए कोई कहता है कि I3 नेगेटिव का क्या होगा, तो I3 नेगेटिव टूटकर I2 और I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जहां तक बात है इन टाइट्रेशंस के बारे में, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरा केमिकल जरूर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। और ऑक्सीडाइज होने वाली कौन कौन सी स्पीशीज है जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में काम आती है, यानी कि ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जिनका एस्टिमेशन हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पहले ब्रीफ में देख लीजिए, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, खुद रिड्यूस होगा, यानी कि किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो मैंने बोला I2 का सॉल्यूशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको KI के अंदर लिया जाता है, जिससे मिलकर KI3 की फॉर्मेशन करता है। जहां तक इन टाइट्रेशन का सवाल है, इसमें इंडिकेटर की फॉर्म में स्टार्च सॉल्यूशन लिया जाता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, जैसे ही फ्लास्क में स्टार्च के अंदर मैं I2 को मिक्स करूंगा, वैसे ब्लू कलर अपीयर हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में जब तक I2 रहता है तब तक तो ब्लू कलर होता है। जैसे ही I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो एंड पॉइंट पर ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो इन टाइट्रेशंस को हम आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस कहते हैं। इन टाइट्रेशंस में अगर I2 रिड्यूस हो रहा है, तो कौन कौन सी स्पीशीज है जिनका हम एस्टिमेशन डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ये वो स्पीशीज हैं। हम चाहें तो SN+2 SN+4 में कन्वर्ट होता है, S2O3-2 यानी कि थायोसल्फेट आयन कन्वर्ट होता है टेट्राथायोनेट के अंदर। इसके अलावा H2S या S-2 कन्वर्ट होता है सल्फर के अंदर। और वीक एजेंट की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे एंटीमनी की +5 से +3, बिस्मथ की +3 से +5, और बात करेंगे हम हाइड्रोजीन की N2H4, जो ऑक्सीडाइज होकर N2 की फॉर्मेशन करता है। तो ये तो हो गए वो स्पीशीज जिनको ये ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। सेकंड टाइट्रेशंस है जिसका नाम है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, क्योंकि इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये 2 स्टेप में परफॉर्म किया जाता है। पहले स्टेप में जो आपका I नेगेटिव है सॉल्यूशन में, वो I2 में कन्वर्ट होता है, और इस I2 की एस्टिमेशन के लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा यूजफुल जो एजेंट माना जाता है, उसे वो माना जाता है सोडियम थायोसल्फेट, या इसको हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो I2 जब भी हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा, I नेगेटिव में और टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होता है। तो इन मेथड में पहले I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होता है, और बनने वाले I2 को एस्टिमेट करने के लिए हम यूजुअली हाइपो सॉल्यूशन का यूज करते हैं। आइए किन किन स्पीशीज को ये रिड्यूस करेगा, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आइए किन किन स्पीशीज को रिड्यूस करता देखते हैं। तो आपके सामने I नेगेटिव तो I2 में कन्वर्ट होगा, और ये जितने भी मैंने 11 चेंजेस बता रखे हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि किस किस को ये रिड्यूस करता है। ये रिड्यूस कर सकता है क्लोरीन को Cl नेगेटिव आयन में, ये रिड्यूस करता है BrO3- यानी कि ब्रोमेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्रोमेट आयन को ये ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा आयोडेट आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडेट आयन को ये आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा ये पायरोलूसाइड को, जिसको अगर हम HCl से रिएक्शन करवाएं MnO2 + HCl, तो पहले तो बनता है Cl2 गैस रिलीज होती है, और ये Cl2 गैस I2 से रिएक्ट करके Cl नेगेटिव में रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ब्लीचिंग
ब्लीचिंग पाउडर को जब भी डाइल्यूट एसिड में मिलाया जाता है ये क्लोरीन गैस को रिलीज करता है और बनने वाली क्लोरीन गैस का एस्टिमेशन हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा ये H2O2 को वाटर में रिड्यूस करता है, ओजोन को वाटर में रिड्यूस करता है, पर ओजोन के साथ एक रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो पोटेशियम आयोडाइड ओजोन से रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड O2 की फॉर्मेशन करता है और I2 नेचुरल सी बात है I2 की फॉर्मेशन करता है, यानी कि इस रिएक्शन में ओजोन जो कि O3 है उसके 2 एटम तो O2 में जा रहे हैं, तो किसी भी ऑक्सीजन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन एक ऑक्सीजन जरूर KOH के अंदर जा रहा है जहां पे इसकी स्टेट -2 हो जाती है। तो याद रखना इस रिएक्शन में ओजोन का n फैक्टर लिया जाता है कितना 2। और अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन की बात करूं, ऊपर वाली रिएक्शन में जब ओजोन केवल वाटर में कन्वर्ट होता है तो सारे के सारे तीनों ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होंगे, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि जीरो स्टेट से जब -2 में जाएंगे एक एटम और 3 एटम जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ 6 होता है n फैक्टर और इस रिएक्शन में n फैक्टर 2 होता है। बात करेंगे H2O2 को वाटर में रिड्यूस करेगा, डाइक्रोमेट को नेचुरल सी बात है Cr+3 में, परमैंगनेट आयन को Mn+2 में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आर्सेनिक As+5 को As+3 में रिड्यूस करता है। तो ये 11 चेंजेस आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में याद रखने हैं और ये 5-6 चेंजेस आपको आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट एस्टिमेशन का बिल्कुल वही का वही है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं तो दोनों की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट को इक्वेट करके एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के थ्रू हम दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इतनी चीजें तो इसकी थ्योरी में आपको पढ़नी है। अब हम बात करेंगे इस पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पर आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का यूज करके बड़े आराम से इसको सोल्व करना है। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं एक न्यूमेरिकल के थ्रू इन एस्टिमेशंस को समझने की कोशिश करते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू इन एस्टिमेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। मुझे कहा गया है 224 milliliter mixture of O2 and ozone gases at STP condition is allowed to react with excess of acidified solution of potassium iodide. The I2 liberated, जो I2 रिलीज होगी, required 30 ml of m/10 standard hypo solution. Find mole percentage of ozone in original gaseous mixture. अब इस रिएक्शन में आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू अमाउंट पता लगानी है ओजोन की। तो हम अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिया कि ओजोन की जो इक्वेशन होती है KI सॉल्यूशन के साथ में, इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने सीखा 2KI प्लस O3 प्लस H2O gives 2KH QH plus O2
प्लस I2, ये आपकी इक्वेशन है, राइट। अब हम क्या करें, जो आयोडीन है उसको एस्टिमेट करने के लिए इसने हाइपो सोल्यूशन यूज किया। मैंने आपको बता ही दिया थायोसल्फेट सोल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन को हाइपो कहा जाता है। ये कन्वर्ट कर देगा इसको I नेगेटिव में और टेट्राथायोनेट में, कन्वर्ट कर देगा I नेगेटिव में और टेट्राथायोनेट में। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। जिस तरह से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में आपने सीखा है कि मैं रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट कर सकता हूं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस का, उसमें आप रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट के भी ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट कर सकते हैं। आइए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज A + B गिव्स C। तो अभी तक तो आप कहते थे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B। साथ ही ये भी कह दीजिए कि जब इनकी अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट जितनी चाहिए उतनी दे रखी हो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट C भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B के बराबर होंगे। भाई नेचुरल सी बात है, अगर इसके दो इक्विवेलेंट से रिएक्शन करते हैं तो बनने वाले C के भी कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट बनेंगे। इसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ या मॉडर्न लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसके साथ ही एक और एडवांस कॉन्सेप्ट हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, क्या कि मान लीजिए आपको 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, मान लीजिए आपको 2 रिएक्शंस दे रखी हैं, A + B gives C एंड सेकंड C + D gives E। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर C जो कि आपको कॉमन स्पीशीज दिखाई दे रही है, अगर C के बनने का और C के ब्रेक होने का या डिकम्पोज होने का n फैक्टर सेम है, अगर कॉमन स्पीशीज का फर्स्ट रिएक्शन में बनने का n फैक्टर और सेकंड रिएक्शन से डिकम्पोज होने का n फैक्टर सेम है, तो हम इस पूरी दोनों रिएक्शंस में किसी भी केमिकल के इक्विवेलेंट को किसी भी केमिकल के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, इफ n फैक्टर ऑफ C इन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन, इन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन, इसको बोल दीजिए फर्स्ट रिएक्शन, इसको बोल दीजिए सेकंड रिएक्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शंस आर सेम। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया इक्वेशन बन जाएगी हमारी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ D एज वेल एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ E। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, किसी भी केमिकल के इक्विवेलेंट्स को किसी भी केमिकल के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं, बशर्ते बनने वाला सारा C जितना भी बने वो इस D से रिएक्शन करना चाहिए बस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई ना कोई कॉमन स्पीशीज होनी चाहिए दोनों रिएक्शंस के बीच में, जैसे कि आपको C दिख रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, C के बनने का n फैक्टर और C के टूटने का n फैक्टर सेम होना चाहिए। इन 3 कंडीशंस लगने पर मैं किसी भी केमिकल के आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट कर सकता हूं। मान लीजिए आपको इसके इक्विवेलेंट दे रखे हैं और आपसे एक बैलेंस इक्वेशन में इसके इक्विवेलेंट पूछेंगे, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर होंगे अगर C की बनने वाली अमाउंट सारी की सारी सेकेंड रिएक्शन में E की फॉर्मेशन करती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लॉज आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर n फैक्टर सेम नहीं होता तो एक केस मैं और बताऊंगा अगले न्यूमेरिकल में, तो मैं बताऊंगा किस तरह से सोल्व करना है। अभी तक मैंने एक लॉ बताया पुराने वाला, एक एडवांस लॉ मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं इनको अप्लाई करूं अपने कॉन्सेप्ट में, अपने क्वेश्चन में, तो मैं कैसे अप्लाई करूं, आइए देखते हैं। अगर मैं इन लॉज को अप्लाई करना चाहूं अपने वाले न्यूमेरिकल में तो कैसे करूं, देखना से बच्चे ध्यान से। मुझे अच्छे से पता है कि फर्स्ट रिएक्शन में I2 बन रहा है और सेकेंड रिएक्शन में I2 ब्रेक हो रहा है। तो पहली बात तो I2 जो बनेगा वो सारा का सारा हाइपो से ट्रीट किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि I2 बन भी I नेगेटिव के थ्रू रहा है और टूट भी I नेगेटिव के अंदर रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा I2 का n फैक्टर बताओ, तो इस रिएक्शन में भी I2 का n फैक्टर 2 है क्योंकि I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और इस रिएक्शन में भी I2 क्योंकि सेम I नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों रिएक्शंस में n फैक्टर ऑफ आयोडीन 2 है, दोनों रिएक्शंस में n फैक्टर ऑफ आयोडीन 2 है।
कई बच्चों को डाउट हो जाता है कि सर ये तो प्रोडक्ट है, इसमें एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अगर आपकी कोई स्पीशीज प्रोडक्ट फॉर्म में बन रही है तो आप उसको एज्यूम कर लो कि आपने इसको ब्रेक कर दिया रिएक्टेंट से। उल्टा एज्यूम कर लेते हैं हम कहते हैं चाय बन रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो सेम ही होगा ना बेटे, चाहे 2I नेगेटिव से I2 बने, चाहे I2 ब्रेक होकर 2I नेगेटिव बनाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो सेम होगा, बस इतना सा फर्क होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो रही है और उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि I2 जब भी 2I नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 2 का। इसलिए कभी भी प्रोडक्ट साइड कोई स्पीशीज हो और आपको उसका एन फैक्टर निकालना हो तो एज्यूम कर लिया करो इस रिएक्शन को उल्टा। इससे पता लग जाएगा कि अगर I2 I नेगेटिव में कन्वर्ट होता तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता तो मैं मान लेता हूं कि इस रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर भी 2 है, और यहां तो दिख ही रहा है, यहां तो सच में I नेगेटिव में टूट रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो मेरी कंडीशन लग रही है यहाँ पे दोनों के दोनों। और अगर मेरी कंडीशन लग रही है तो क्या मैं सीधे सीधे आप कहो तो ओजोन के इक्विवेलेंट को हाइपो के इक्विवेलेंट से बराबर कर सकता हूं। ये रहा हाइपो, मैंने कहा था ना किसी को भी किसी के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं। तो मैंने मॉडर्न लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाकर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ओजोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो सॉल्यूशन, यानी कि S2O3 - 2 के बराबर कर दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए पहले मैं हाइपो की बात करता हूं, हाइपो का कितना यूज हुआ है, ये रहा। तो क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बजाय इसको NV/1000 लिख सकता हूं हाइपो सॉल्यूशन के लिए? लिख सकता हूं। n क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलैरिटी तो दे रखी है 1/10, एन फैक्टर आप निकाल लीजिए। सल्फर की स्टेट कितनी है यहाँ, +2 है, और टेट्राथायोनेट में सल्फर की स्टेट कितनी हो जाती है, 2.5। एक सल्फर जब 2 से 2.5 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, हाफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन मेरी स्पीशीज में ऐसे कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर हैं, तो इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आयोडोमेट्रिक टाइटेशंस में हाइपो यानी कि थायोसल्फेट आयन का एन फैक्टर हमेशा 1 लिया जाता है। तो अगर एन फैक्टर 1 है तो जो मोलैरिटी है वही क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी। ये लो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। V कितना है, 30 डिवाइडेड बाय 1000, तो मुझे पता लग गया 0.003 इतने इक्विवेलेंट आयोडीन के, सॉरी इतने इक्विवेलेंट हाइपो के यूज हुए हैं। उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे, आयोडीन के होंगे। जितने इक्विवेलेंट आयोडीन के होंगे उतने इक्विवेलेंट किसके होंगे, ओजोन के होंगे। तो इनडायरेक्टली मुझे ओजोन के यूज होने वाले ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब पता लग गया। और अगर मुझे ग्राम इक्विवेलेंट से मोल निकालने हैं तो आपको अच्छे से पता है किसी भी केमिकल के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो मोल इंटू एन फैक्टर होते हैं। और जहां तक ओजोन के एन फैक्टर का सवाल है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम में से 2 ऑक्सीजन तो 0 स्टेट में ही है, 0 से 0 में ही जा रहे हैं। बस एक ऑक्सीजन का एटम ऐसा है जो 0 से कहां जा रहा है बेटे, -2 में। और अगर 0 से -2 में जाएगा तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो इसका एन फैक्टर 2 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इंटू 2 इज इक्वल टू 0.003। तो यहां से ओजोन के मोल्स आ जाएंगे 0.0015। लो भाई, यहां से ओजोन के मोल्स आ जाएंगे 0.0015। अब इसने मोल परसेंटेज पूछी है, तो पूरे मिक्सचर के मोल्स कैसे निकालूं। गैसीय मिक्सचर का जो वॉल्यूम आपको इतने ml दिया हुआ है, तो लीटर कितने दे रखा है, इतना। एसटीपी के वॉल्यूम को अगर मैं 22.4 से डिवाइड करता हूं लीटर वाले वॉल्यूम को, तो किसी भी मिक्सचर में गैसेस के मोल आ जाते हैं। आप लोग जानते ही हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हमने सीखा है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का लीटर में अगर एसटीपी कंडीशन पे गिवन है तो आप उस वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो कर लेते हैं, ये ml में था, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं कि O2 और ओजोन गैसेस मिक्सचर में गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं, तो वो टोटल मोल्स मेरे को मिलते हैं 0.01। ये मोल्स मुझे कितने मिले, 0.01। तो अगर मुझे मोल परसेंटेज निकालनी है, अगर मुझे ओजोन की मोल परसेंटेज निकालनी है, तो बच्चों क्या होगा, ओजोन के मोल्स अपॉन मिक्सचर के मोल्स, इसमें O2 ओजोन दोनों हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ओजोन के मोल आप कह रहे हो 0.0015 है, 0.0015 है, और ये 0.01 है इंटू 100। तो जब आप इसको सोल्व करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा 15% तो ओजोन रही होगी, तो मिक्सचर में ऑक्सीजन कितनी रही होगी 85% मोल परसेंट ऑक्सीजन के रहे होंगे। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू बड़े आराम से इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। ये जितनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दिखाई देती हैं, अंदर इनके कुछ भी नहीं होता। आपके सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया और मैंने पूरे मिक्सचर में बड़े आराम से ओजोन की मोल। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो भी ये भी आपको आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या बोल रखा है मैं पढ़ के बता रहा हूं। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ KiO3, formula weight is given 214, was treated with an excess Ki solution which was acidified with HCl. Liberated iodine consumed 55 ml of thiosulfate solution, then find the molarity of thiosulfate solution। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। अब मैं इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने बोला पहले आपको इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। KiO3 यानी कि कौन सा आयन है एक्टिव, IO3 नेगेटिव। आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, I नेगेटिव से करवा रहे हैं। किसकी फॉर्मेशन हो रही है, आयोडीन की फॉर्मेशन हो रही है। याद करिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या बताया कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में IO3 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, I2 में कन्वर्ट होता है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो I नेगेटिव है ये भी किस में कन्वर्ट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी I2 में कन्वर्ट होता है। तो पहली रिएक्शन तो ये है। बनने वाले I2 को एस्टिमेट किया एज यूजुअल थायोसल्फेट सॉल्यूशन से, जिससे I नेगेटिव और टेट्राथायोनेट की फॉर्मेशन हो गई। I नेगेटिव और टेट्राथायोनेट की फॉर्मेशन हो गई, सही बात है। लेकिन दिस क्वेश्चन इज नाउ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। कारण यहां कॉमन स्पीशीज दिख तो रही है, आयोडीन है बेटा, लेकिन आयोडीन के बनने का एन फैक्टर और आयोडीन के टूटने का एन फैक्टर सेम नहीं है। आयोडीन बन किससे रहा है, IO3 माइनस और I नेगेटिव के थ्रू, और ये ब्रेक किस में हो रहा है, I नेगेटिव में। तो मैंने क्या बोला था कि हम दो रिएक्शंस में सभी के इक्विवेलेंट तभी इक्वेट कर सकते हैं जब बनने वाली कॉमन स्पीशी का एन फैक्टर बनने का और टूटने का सेम हो। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसके थ्रू हम इन कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है वो स्पेशल मेथड, आइए देखते हैं बच्चों। अब क्योंकि मैं सबको इक्वेट नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे I2 का एन फैक्टर निकालना है। मान लीजिए मुझे I2 का एन फैक्टर निकालना, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था I2 का एन फैक्टर तोड़ लो। इमेजिन करो कि उल्टी रिएक्शन चल रही है बच्चों, IO3 माइनस में और I नेगेटिव में टूट रहा है, 0 से +5 और -1। आप देख पा रहे हैं कि ये रिएक्शन तो आपको डिसप्रोपोर्शन वाली दिखाई दे रही है। भाई आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयोडीन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने बोल रखा है कि जब भी आपको कहीं भी डिसप्रोपोर्शन या विषमानुपातन अभिक्रिया का एन फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन अपॉन एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। तो आइए देखते हैं इनके दोनों के अलग अलग एन फैक्टर। 0 से +5 में जा रहा है, लेकिन 2 आयोडीन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन होगा बेटे, 10 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही 0 से -1 में जा रहा है, पर एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो I2 में 2 एटम है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो रिडक्शन का एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो ऑक्सीडेशन के एन फैक्टर को रिडक्शन के एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सम करेंगे तो 20/12 आएगा, जिसको मैं 5/3 कह दूंगा। तो आपको बस इतनी सी बात बता रहा हूं कि इस रिएक्शन में, फर्स्ट वाली रिएक्शन में I2 का एन फैक्टर कितना है, 5/3 है। जहां तक IO3 नेगेटिव के एन फैक्टर का सवाल है, ये +5 से जा रहा है 0 में, तो इसका एन फैक्टर कितना है बेटे, 5 है। इस आयोडीन का एन फैक्टर तो आपको पता है ये 2 है, और हाइपो का एन फैक्टर 1 है। सभी का लिख लो, इस आयोडीन का एन फैक्टर 1 है, सभी के मैंने एन फैक्टर लिख दिए। अब क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा अभी मेरी बात। मैंने अभी आपको इन सभी स्पीशीज के एन फैक्टर निकाल के दिखाए। IO3 नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। I2 अगर उल्टा मानो कि इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो डिसप्रोपोर्शन के थ्रू एन फैक्टर 5/3 है।
I2 जब I नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो एन फैक्टर 2 फिक्स है, आपको बताइए। और हाइपो का तो मैंने अभी बोला पिछले क्वेश्चन में आपको, हाइपो का एन फैक्टर हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है। अब अगर कॉमन स्पीशीज का एन फैक्टर सेम नहीं होता तो हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, कॉमन स्पीशीज का एन फैक्टर जब सेम नहीं होता तो हम कैसे करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। IO3 नेगेटिव के मोल्स अगर n हैं, IO3 नेगेटिव के मोल्स कितने हैं, n है, मान लीजिए n है, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होंगे IO3 माइनस के। आप करोगे मोल्स इंटू एन फैक्टर, और एन फैक्टर आपने बोला इसका 5 है, तो क्या IO3 नेगेटिव के फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट्स कितने होंगे बेटे, 5 इंटू एन हो गए। तो अगर इसके 5 इंटू एन है तो फर्स्ट रिएक्शन में तो मैं सबके इक्विवेलेंट इक्वेट कर ही सकता हूं। कैसे, जितने इक्विवेलेंट इसके हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स आयोडीन के भी होंगे, आई नेगेटिव लिख देता हूं पहले, उतने ही इक्विवेलेंट्स आई नेगेटिव के भी होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट्स बेटा आयोडीन के भी होंगे। तो मुझे पता लग गया कि फर्स्ट रिएक्शन में बनने वाले आयोडीन के इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 5n है। लेकिन अब मैं ये इक्विवेलेंट आगे नहीं ले जा सकता, क्यों, क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट है इनका एन फैक्टर 5/3 है और अगली बार जो इक्विवेलेंट है यूज होंगे उनका एन फैक्टर 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको मोल में कन्वर्ट करके सारे के सारे मोल को तो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन फर्स्ट रिएक्शन में कितने बने, तो क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, तो 5n अपॉन फर्स्ट रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना 5/3, तो कितने मोल बने इसके फर्स्ट रिएक्शन में, 3n मोल बने। दोबारा देखिए, इसके इक्विवेलेंट है 5n, इसके भी 5n, इसके भी 5n। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मोल के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा। तो अगर इसके 5n इक्विवेलेंट है तो फर्स्ट रिएक्शन में मोल कितने हुए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर है कितना 5/3, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में इसके मोल कितने बने हैं 3n। ये सारे के सारे मोल यहां आए होंगे सेकेंड रिएक्शन में, तो क्या बोलूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 ट्रांसफर्ड इन सेकेंड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू 3n। जितने मोल फर्स्ट रिएक्शन में बनेंगे वो सारे मोल किधर ट्रांसफर हो गए, सेकेंड रिएक्शन में। अब अगर मुझे सेकेंड रिएक्शन में इसके इक्विवेलेंट निकालने हैं आयोडीन के, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटे, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल है कितने 3n, एन फैक्टर 2 है, तो क्या इसके इक्विवेलेंट सेकेंड रिएक्शन में कितने हैं 6n। आप देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट थे 5n और सेकेंड रिएक्शन में इक्विवेलेंट 6n, अभी बराबर नहीं है। तो अगर सेकेंड रिएक्शन में इसके इक्विवेलेंट है 6n, तो हाइपो के भी कितने होंगे 6n होंगे। हाइपो के भी कितने होंगे बेटे 6n होंगे, क्योंकि एक रिएक्शन की तो सभी स्पीशीज के इक्विवेलेंट बराबर ही होते हैं। तो अगर हाइपो के इक्विवेलेंट 6n आ गए तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है हाइपो के इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं NV/1000 के, और आपके अकॉर्डिंग ये किसके बराबर आ गए 6n के। आइए, इसने हाइपो की मोलैरिटी पूछी है, हाइपो का एन फैक्टर तो 1 ही होता है। इसने हाइपो की मोलैरिटी पूछी है तो इसका एन फैक्टर तो 1 ही होता है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना लिया 55 अपॉन 1000 6n। अब ये n कहां से आएगा, याद करो n किसके मोल्स लिए थे आपने इसके मोल्स लिए थे n IO3 माइनस के। और मोल कैसे आते हैं, मास अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास। तो मास कितना लिया था कि IO3 का 0.1 0.1, और इसका फॉर्मूला मास कितना था 214। तो इस तरह से आप बिल्कुल आराम से इस कैलकुलेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। दोबारा फिर देख लो, 3n आपके हो गए मोल अगर 3n है तो I2 के एन फैक्टर कितना है 2, 6n इक्विवेलेंट्स हो गए, हाइपो के इक्विवेलेंट 6n होंगे, हाइपो इक्विवेलेंट को इससे इक्वेट करेंगे तो इसकी मोलैरिटी आ जाएगी बच्चों। और अगर मैं कैलकुलेट करूं मोलैरिटी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 600 अपॉन 214 डिवाइडेड बाय 55, जिसको आप सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से, और इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.051 आता है। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली
0.051 आता है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो अगर दो इक्वेशंस में एक कॉमन स्पीशीज के n फैक्टर सेम है तो बिल्कुल आराम से आप किसी भी मेंबर के इक्विवेलेंट को दूसरे मेंबर के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर सकते हैं। अगर कॉमन स्पीशीज का n फैक्टर सेम नहीं है तो जो मैंने मेथड बताया, क्या मेथड बताया, पहले सबके इक्विवेलेंट निकाल लो, कॉमन स्पीशीज के इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड करके इसके मोल निकाल लो, यही मोल आगे ट्रांसफर कर दो। अब क्योंकि मेरे को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है तो वापस इसके मोल को सेकंड रिएक्शन में इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल लो। सेकंड रिएक्शन में n फैक्टर 2 था तो इक्विवेलेंट कितने हैं 6n, तो इसके अगर 6n है तो इसके भी 6n होंगे, और अगर हाइपो के 6n होंगे इक्विवेलेंट तो NV/1000 को 6n से इक्वेट करके बड़े आराम से हम मोलैरिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस को इजीली कर सकते हैं। ये आपके सामने बोर्ड वर्क आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।